हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 141 गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का 8th यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। तो इस पूरे कोर्स में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, जो कि महात्मा गांधी जी के आने के बाद भारत में पॉपुलर बने। उन्हीं में से एक था नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट, और इस नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ मूवमेंट्स जब आज़ादी के बाद भारत में की गई, इन सभी मूवमेंट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो भारत का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, वो इस बात का प्रूफ है कि बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हम बिना किसी ब्लडशेड या वायलेंस के जीत सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस गिवन बाय महात्मा गांधी। तो जब महात्मा गांधी भारत में थे, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंस स्ट्रगल की शुरुआत की, जिसमें नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारी चीज़ें शामिल हुआ करती थी। और इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो जो गांधी जी की फिलॉसफी हुआ करती थी इस नॉन वायलेंस की, उसमें कुछ की एरियाज हुआ करते थे, जैसे कि ट्रुथ, सैक्रिफाइस, नॉन वायलेंस, सेल्फलेस सर्विस और कॉपरेशन। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर गांधी जी ने अपने एक नॉन वायलेंस की फिलॉसफी बनाई, जिस फिलॉसफी का यूज़ करके भारत ने आज़ादी पाई। और मॉडर्न टाइम्स में भी ये देखा जाता है कि जो आज़ादी से पहले जिन नॉन वायलेंस मेथड्स का यूज़ किया जाता था, वो आज के टाइम के मॉडर्न टाइम में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू वायलेंट मेजर्स। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अगर किसी को नॉन वायलेंस स्ट्रगल में एंगेज होना है, तो उसे सबसे पहले ब्रेव यानी बहादुर बनना पड़ेगा। कायरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी अगर थॉट उसे आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके, किसी थॉट को लेके, तो वो उस पर अपने विचार प्रकट कर सके विदाउट बीइंग वायलेंट। और उसे हमेशा लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर किसी भी तरीके का कोई उस पर सप्रेशन होता है या कोई भी रिवोल्ट अगर हमें करना है, तो हम हमेशा नॉन वायलेंट वेपन्स का यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंट्रोडक्शन में बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट्स पर। तो भारत में जो भी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हुई या डायरेक्ट एक्शंस हुए, उन्हें हम दो की आस्पेक्ट से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डिसरप्शन, दूसरा आता है डिसिप्लिन। डिसरप्शन का मतलब ये नहीं कि बड़े स्केल पे हमने गवर्नमेंट के ऑफिसेज को ख़त्म कर दिया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मार डाला, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, बिल्डिंगें तोड़ डाली। ये डिसरप्शन नहीं है, ये तो वायलेंट तरीके का हो गया। लेकिन नॉन वायलेंस का यूज़ करते हुए भारत में मैसिव स्केल पर डिसरप्शन देखने को मिला, जहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। और ये इन सभी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स का एक पॉपुलर फीचर भी बना, जहाँ पर हमने सहारा लिया नॉन कॉपरेशन का और लार्ज स्केल सिविल डिसोबीडियंस का, जहाँ पर हमने मास बॉयकॉट्स को किया। उसके बाद जो पिकेटिंग थी, उसको यहाँ पर सहारा बनाया, ताकि जो अनजस्ट लॉज उस समय की ब्रिटिश सरकार ने बनाए हुए थे, उन सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके और उन्हें एक्सपोज किया जा सके। तो ओवर द टाइम ये देखा जाता है कि जैसे जैसे अब ये नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट था, ये बढ़ता जा रहा था भारत में, लोगों को पता चल रहा था कि किस तरीके से नॉन वायलेंस का सहारा लेना है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो लोगों ने अब और ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर करना चालू कर दिया, जिससे कि ये जो नॉन वायलेंस मूवमेंट होती थी, वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करती थी। ये देखा जाता था कि अगर हम आर्म्ड मूवमेंट्स की बात करें, तो आर्म मूवमेंट्स के बजाय यहाँ पर नॉन वायलेंट मूवमेंट्स जो थी, वो उनसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही थी। जहाँ पर हम पार्टिसिपेशन को विड्रॉ किया करते थे, पॉपुलर कंसेंट को मोबिलाइज किया करते थे, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को डिफाई किया करते थे। जो भी लॉज हमें अनजस्ट लगा करते थे, उनके खिलाफ हम यहाँ पर जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया करते थे, जिससे कि जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट है, उसको हम क्वेश्चन कर सके कि तुम कर क्या रहे हो। तो ये हुई बात यहाँ पर डिसरप्शन की। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ, तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर प्रोटेस्टर्स को नॉन वायलेंट रहना है, तो उन्हें डिसिप्लिन रहना होगा। जहाँ पर प्रोटेस्टर्स को एक रेस्ट्रेंट में रहना होगा, एक लिमिट में रहना होगा, कि किस लिमिट में रहते हुए हम सरकार पर शांति से प्रेशर बना सकते हैं, ताकि वो आराम से हमारी बातें जो हैं और मांगे जो हैं वो मान ले। उसके बाद उन्हें हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए, कि जिस भी तरीके का सेक्रीफाइस उन्हें करना पड़े, भले उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, उन्हें धूप में तपना पड़े, वो उन्हें चीज़ें करनी आनी चाहिए। तभी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल बन सकती है बाय
एडिशन ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसरप्शन। तो ये हुई बात यहाँ पर नेचर की। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन वायलेंट मूवमेंट्स की आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिसमें सबसे पहली जो मूवमेंट हमारे सामने आती है वो है भूदान मूवमेंट ऑफ 1940s। तो ये भूदान मूवमेंट है, नाम से ही हम ये जान सकते हैं कि भू का दान यानी जमीन का दान करना। इसकी शुरुआत की आचार्य विनोबा भावे ने, जो कि एक गांधीयन फिलोसफर थे और मतलब गांधी जी को फॉलो किया करते थे। और इन्होंने ही इस भूदान के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चालू किया इन द लेट 40s एंड अर्ली 50s। तो भूदान का एक काम था कि जो भी इंडिया में लैंडलेस पीजेंट्स काम कर रहे हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी अमीर किसान की ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि अमीर किसान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसी को यहाँ पर छुटकारा देने के लिए, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि लैंडलेस पीजेंट्स के जो भी उन पर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था अमीर किसानों द्वारा, उन सभी को इनसे छुटकारा दिलाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट की शुरुआत की, जहाँ पर लैंड को सिक्योर किया जाता था और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यही यहाँ पर बताया गया कि पहले लैंड को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द लैंडलेस पीजेंट्स। तो इसी मूवमेंट का अगर हम बड़ा फेज देखें तो वो ये था कि ये जो मूवमेंट है, सॉरी फॉर द डिस्क्रप्शन, तो अगर हम इस भूदान मूवमेंट का एक बड़ा फेज देखें तो ये फेज ये निकल के आता है कि ये भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा स्टेप था जो कि सर्वोदय सोसाइटी का निर्माण के लिए यहाँ पर जाना जाता है। अब सर्वोदय सोसाइटी का मतलब ये है कि सबका उदय, ठीक है। अब सर्वोदय का मतलब ये हुआ कि हर किसी के पास पैसा हो, वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सके, ताकि सबका उदय हो सके। तो ये मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर सभी लैंडलेस जो लोग थे उनको ज़मीनें प्रदान की गई और उनकी आंखों में एक चमक आई कि वो भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को आगे पुश कर सकते हैं। अब 1963 में जो ये मूवमेंट थी, इसको 3 तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था, जिसमें सबसे पहला था कि हम ग्रामदान विलेजेस को एस्टेब्लिश करेंगे ऑल ओवर द कंट्री, जिनका ये मकसद होगा कि जो भी यहाँ पर ज़मीन है वो इसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड ये था कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, ताकि जो विलेज इंडस्ट्री है या जो विलेज हमारी कम्युनिटी है वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके फ्रॉम दी आउटसाइड रिसोर्सेज, उनको उनको किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। थर्ड ये था कि इन सभी चीज़ों को अगर हमें कोएग्जिस्ट कराना है तो पीस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर भूदान मूवमेंट में 1963 में एक शांति सेना का भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, जिसका काम ये होता है कि किसी भी तरीके की वायलेंस अगर उस समय देश में एक होती है तो इनको कंट्रोल करने का जिम्मा इस पीस आर्मी के पास ही होता है, और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके की नॉन वायलेंट, हम ये सॉरी जो वायलेंट मूवमेंट है वो यहाँ पर ना हो सके और अंडर कंट्रोल रखें सारी चीज़ों को बाय नॉन वायलेंट मीन्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये देखा जाता है कि ये जो भूदान था, ये इसने लैंडलेस पुअर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगाई, जिसका हम ये देख सकते हैं कि कैसे कि एक इंसान जिसके पास पहले ज़मीन नहीं हुआ करती थी, उसके पास अपना कोई साधन नहीं था कमाने के लिए, अब उसके पास ज़मीन आ गई, अब वो ज़मीन के ऊपर खेती कर सकता है, खुद पैसे कमा सकता है और एक डिसेंट लाइफ जी सकता है। अब हम बात करते हैं न्यू फार्मर मूवमेंट की। तो न्यू फार्मर मूवमेंट इस समय शुरुआत हुई इसकी 1980s में। तो 1980s में होता क्या है कि इंडिया का एग्रीकल्चर जो होता है वो डिसअरे होता है, मतलब पूरा हम कह सकते हैं कि इसकी धजिया उड़ी हुई होती है। अब ये होता कब है कि जब एग्रीकल्चर के अगेंस्ट सारी चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं, जब एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो ड्विंडल करना शुरू कर देती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है, इनपुट प्राइजेस जो होते हैं वो फार्मर की रीच से बहुत दूर हो जाते हैं। इनपुट प्राइजेस का मतलब ये कि जो भी बीज वगैरह हैं, फर्टिलाइज़र हैं या जो भी खेती में काम आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं इसकी महाराष्ट्र से, अंडर दी शेतकारी संगठन। जब ये डिमांड करता है कि हमारे जो प्याज हैं इनके दाम जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनको यहाँ पर रीन्यूमरेट किया जाए, उनको दोबारा देखा जाए और इनको सेट किया जाए। उसके बाद महाराष्ट्र को फॉलो करते हुए कर्नाटका भी इस रेस में आता है, जहाँ पर कर्नाटका राज्य रैत संघ ने इसकी शुरुआत की कर्नाटका में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने इस फार्मर मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद जैसे जैसे ये चीज़ें जो थी वो पब्लिक डिस्कोर्स में आने लगी, तब ये पॉलिसी मेकर्स के ध्यान में आया कि इनके लिए अब कुछ एड्रेस करना चाहिए, ताकि इस डीप रूटेड क्राइसिस जो कि इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो रखा है
हम इसको थोड़ा हटा सकें और अपनी कंडीशन को सुधार सकें। लेकिन ये जो मूवमेंट होती है, ये बहुत ही जल्दी दब जाती है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी बताए जाते हैं। पहला रीज़न ये रहता है कि शुरुआत से ही जो ये मूवमेंट थी, इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते थे और कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से अंदर ही अंदर इस मूवमेंट में शिफ्ट होते रहते थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लीनियर वे में ना चलते हुए बहुत ही सारे यहाँ पर गुटबाजी हुई और इस मूवमेंट को यहाँ पर दबा दिया गया। सेकेंडली होता क्या है कि शुरू से ये देखा जाता है कि इनके पास कोई भी रेडिकल एजेंडा नहीं होता। एक अगर मूवमेंट हमें चलानी है तो उस मूवमेंट का एक एजेंडा होता है कि किस तरीके के गोल को हमें अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, तो ये होता है उसका एजेंडा। तो इस नई फार्मर मूवमेंट जो कि 1980s में शुरू हुई, तो उसमें ये पाया गया कि इनके पास कोई रेडिकल एजेंडा है ही नहीं। ना ही ये कभी चाहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स हों और ना ही ये चाहते हैं कि जो भी एट्रोसिटीज़ मार्जिनल क्लासेस जिसमें दलित वगैरह भी शामिल हैं, जो कि गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ये सहना पड़ता है, उनके लिए इन्होंने कुछ डिमांड की ही नहीं। और क्योंकि ये मूवमेंट शुरू से ही ये देखा जा रहा था कि ये हमेशा रिच मार्केट ओरिएंटेड फार्मर्स के पक्ष में ही बातें यहाँ पर होती थी और जो दूसरी कैटेगरी के किसान हुआ करते थे, उन पे यहाँ पर कोई किसी का भी ध्यान जाता ही नहीं था। तो ये रीज़न दिया जाता है कि किस तरीके से ये मूवमेंट शुरू में तो इसने बहुत यहाँ पर आग पकड़ ली, लेकिन अंदर ही अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट के चलते, कुछ बायसनेस के चलते टुवर्ड्स द रिच फार्मर्स, ये इसने अपना सोशल बेस खो दिया। और फर्दर इनके जो ऑपरेशनल एरियाज हुआ करते थे इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भी कुछ लोकेलिटीज़ तक ही सीमित रह गए जहाँ पर रिच फार्मर्स रहते थे। तो इसकी वजह से इसका ऑपरेशन भी कम हो गया और धीरे धीरे करके ये मूवमेंट खत्म हो गई। उसके बाद बात करते हैं 1973 के चिपको मूवमेंट के बारे में। तो चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है और ये एक नॉन वायलेंट, सोशल और एक इकोलॉजिकल मूवमेंट की तरह इसे देखा जाता है, जो कि गढ़वाल हिमालय में होती है, जो कि आज के टाइम के उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो 1973 में उत्तराखंड की अलकनंदा वैली में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और उस बाढ़ के बाद एक दिन एक महिला उस लेबर्स को कुल्हाड़ियों के साथ वहाँ पर पाती है। उसके बाद ये जो लेबर हुआ करते हैं, ये इनसे मतलब इनको कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा भेजा जाता है कि ताकि ये जो अलकनंदा वैली है, इसमें पेड़ों को काटा जा सके। तो ये जो महिलाएं होती हैं, अब इनके खिलाफ जाना शुरू होती हैं, प्रोटेस्ट करना चालू करती हैं और ये वचन लेती हैं कि ये ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगी। और जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ती है, छोटे छोटे विमेन के ग्रुप बनने लग जाते हैं, जो कि विजिलेंस का काम करते हैं। वो जासूसी का काम करते हैं कि कौन किसको कहाँ भेज रहा है पेड़ को काटने के लिए। उसके बाद जैसे ही कोई पेड़ों को काटने आता है, ये पेड़ों को गले लगा लेती हैं ताकि इन पर कोई जो है वो हथियार ना उठाया जा सके। तो ये जो पूरा मूवमेंट होता है, ये कुछ लीडर्स द्वारा लेड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और गंगा देवी, अलॉन्ग विद द कुछ को वर्कर्स। तो ये मूवमेंट जो होता है बहुत ही सक्सेसफुल बनता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, उस समय की गवर्नमेंट जो कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजती है पेड़ों को काटने के लिए, अब वो क्या करती है कि कमर्शियल ग्रीन फेलिंग जो होती है उस रीजन में, उस पर ही बैन लगा देती है और यहाँ पर चिपको आंदोलन की जीत होती है। आगे बढ़ते हैं 1970s में जंगल बचाओ आंदोलन में। तो जब गवर्नमेंट 1970s में ये डिसाइड करती है कि जहाँ जहाँ साल फॉरेस्ट हैं, हम उनको काटेंगे और वहाँ पर टीक के पेड़ों को लगा देंगे। लेकिन 1970s के बिहार में रहने वाले ट्राइबल्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं और इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि हम इस डिसीजन के खिलाफ हैं और आप हम जो है आपको इस जो साल के फॉरेस्ट हैं इसको काटने नहीं देंगे। उसके बाद ये बिहार में मूवमेंट स्टार्ट होती है और दूसरे आसपास के जो प्रदेश होते हैं जैसे कि ओडिशा और झारखंड, इसमें भी आगे बढ़ती है और ये भी एक सक्सेसफुल मूवमेंट बन जाती है। फिर 1980s में आते आते साइलेंट वैली मूवमेंट होती है, जहाँ पर एक ये सोशल मूवमेंट होती है जिसका काम ये होता है कि जो भी साइलेंट वैली है, जो कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है केरल में, केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसको बचाने का काम इस मूवमेंट में किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1973 में होती है, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट और कुछ जनरल पॉपुलेशन के लोग आकर इसमें साथ देते हैं। और इसका ये प्रोटेस्ट होता है कि जो भी वैली में यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जानी है, हम इसको बंद करवाएंगे, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है, उनको डिस्प्लेस किया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, लेकिन साइलेंट वैली मूवमेंट के चलते इन सभी को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है।
अब हम बात करते हैं 1985 के नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है, या जिसे हम सेव द नर्मदा मूवमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये मूवमेंट उस समय में चल रही इररिस्पॉन्सिबल और इर्रेगुलर डेवलपमेंट पैटर्न पर बेस्ड रहती है, जिसका ये मकसद होता है कि जो जस्टिस उनको मिले, जो लोग डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, उनको बचाने के लिए ये जो मूवमेंट है वो चलाई जाती है। और जो मेन थ्रस्ट का काम करता है, वो काम करता है यहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब ये सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट होता है, ये 1980s के आसपास यहाँ पर लाया जाता है, जिसका ये मकसद होता है कि नर्मदा नदी के ऊपर हम बड़ा सा डैम बनाएंगे, जिससे कि जो बिजली वगैरह है हम उसका उत्पादन करेंगे। लेकिन उसके बाद इसके खिलाफ एक स्ट्रगल शुरू शुरू कर दिया जाता है 1980s में, 85 में, जहाँ पर हंगर स्ट्राइक्स, सॉलिडेरिटी मार्चेस और मास मीडिया की वजह से लोगों के बीच में इस इशू के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, जिससे कि एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल यहाँ पर चालू कर दिया जाता है, ताकि लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रही है, जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में लिप्त रहते हैं, जिनको डिस्प्लेस किया जाता है, उन सभी के लिए यहाँ पर लड़ने का काम यहाँ पर ये लोग करते हैं। और 1989 में ये एक फुल फ्लेजेड इन्वायरमेंटल और लाइवलीहुड मूवमेंट बन जाती है, जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे लोग इसको अपोज करने का काम करते हैं और एक डिमांड करते हैं कि इस पॉलिसी को रिसेटल किया जाए। मेधा पाटकर इसके एक लीडर बनती हैं, जहाँ पर सेवरल फास्ट और हंगर स्ट्राइक्स के द्वारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कि जो भी स्पॉन्सर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, वो 1995 तक इसे विड्रॉ कर लें, और 1995 के बाद ये जो मूवमेंट है वो शांत हो जाती है और डैम कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन वायलेंट मूवमेंट का। अब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन मूवमेंट, एंटी एरेक एंड लिकर मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 टू 1994। तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब हम समझते हैं कि दारू के ऊपर किसी भी तरीके का यहाँ पर लीगल मीन्स किसके लिए, ताकि इसको प्रोहिबिट किया जा सके, जनता के बीच में इसको पहुंचाया ना जा सके, तो ये होता है मतलब प्रोहिबिशन का। और गांधी जी के विजन में जो प्रोहिबिशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि जो अल्कोहल है वो एक ऐसा ईविल है जो कि सिर्फ ना कि एक इंडिविजुअल को हार्म करता है, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी को ही यहाँ पर खत्म करने का काम करता है, और इसके पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो गांधी जी ने इस लिकर मूवमेंट से, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक 3 pronged अप्रोच बताई, जहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इलिसिट डिस्टिलेशन, यानी दारू का जो अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, हम उसके लिए कुछ लीगल स्टेप्स लें, ताकि ये जो शराब बनाई जा रही है इलीगल तरीके से, इसको बंद कराएं। उसके बाद एक अथॉरिटी ऐसी बनाएं, एक स्पेशल एजेंसी बनाएं जो कि इसको इफेक्टिवली एनफोर्स करे। दूसरा स्टेप ये कि जो भी इसमें लोग पाए जाते हैं कि दारू पी के लोग गलियों में पड़े हुए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जाकर गाली गलौज कर रहे हैं, इनको यहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान इन्होंने लाया, जहाँ पर इनको फाइन करने का प्रावधान है। उसके बाद कुछ रिपीटर्स के केस में इनको जेल भी पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाता है। और फाइनली ये कि कुछ वॉलेंट्री एसोसिएशंस के द्वारा, जो कि मोस्टली विमेन द्वारा लीड किया जाती हैं, जो कि स्लम्स वगैरह में होती हैं, वहाँ पर इन सभी के बारे में इसको अवेयर करने का काम यहाँ पर थर्ड इसके अप्रोच में बताया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गांधी जी के इस आइडिया का एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है इन द डीपीएसपीज, जहाँ पर आर्टिकल 47 जो डीपीएसपी का है, वहाँ ये कहा जाता है कि स्टेट को एक प्रोहिबिशन एज अ पॉलिसी को अपना के रखना चाहिए, ताकि जो अल्कोहलिज्म की वजह से सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में पैदा हो रहे हैं, हम उनको थोड़ा कम कर सकें। और हरियाणा और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य बनते हैं जो कि प्रोहिबिशन को एक्सपेरिमेंट के रूप में यहाँ पर लाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ये यहाँ पर इसको गिव अप भी कर देते हैं, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल रीजन की वजह से, बल्कि बोट लेगिंग और इलिसिट डिस्टिलेशन की वजह से भी। क्योंकि हमें पता है कि दारू से अच्छा खासा टैक्स सरकार को मिलता है, और जब इतना बड़ा चंक ऑफ इनकम जो है वो सरकार से दूर जाता है, देन ऑब्वियसली सरकार जो है उसको इक्विप करेगी। लेकिन उसी के साथ साथ इलिसिट डिस्टिलेशन और बूट लेगिंग की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इलिसिट डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि अवैध तरीके से दारू का निर्माण किया जा रहा है। बूट लेगिंग का मतलब ये है कि इस दारू की तस्करी की जा रही है स्टेट टू स्टेट। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोनों ही राज्य इसको गिव अप कर देते हैं। लेकिन हरियाणा जो है वो बहुत सारे अटेम्प्ट भी करता है प्रोहिबिशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फाइनली ये भी इससे हाथ खड़े कर देता है।
उसके बाद कुछ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर गेम में आती हैं, जहाँ पर वो एक कैंपेन चलाती हैं कि वो लिकर को बैन करा के रहेंगी, ताकि जो भी प्रोहिबिशन है हम उसको प्रमोट कर सकें। और ये देखा जाता है कि इस मूवमेंट के चलते जो मेन हैं वो ड्रिंक को डिनाई कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं थ्रू द लेजिटिमेट चैनल्स। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी इलिसिट लिकर, यानी जो अवैध तरीके से बनाई गई शराब है, वो लोग ये पाते हैं कि ये जो आदमी लोग हैं ये अभी भी शराब को पी रहे हैं, और इससे लिकर ट्रेजेडीज़ हैं वो इंडिया में बढ़ने लगती हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है, जहाँ पर 1994 में वो एक पार्शियल प्रोहिबिशन का प्रावधान लाता है, ताकि इलिसिट अवैध तरीके से बनाई गई दारू को यहाँ पर बैन किया जा सके। उसके बाद जैसे जैसे प्रोहिबिशन मूवमेंट ग्राउंड लेवल पे पहुंचने लगती है, विलेज लेवल पे पहुंचने लगती है, तो ये देखा जाता है कि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो अपने जो भी घरेलू इंसान हैं जो कि दारू का सेवन कर रहे हैं उनके खिलाफ जाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो लोग दारू का नशा करते हैं वो अपनी घर की औरतों की तनख्वाहें, अपने घर के जो भी सामान होते हैं उनको बेचकर और जुए में बेचकर दारू का पैसा इकट्ठा करते हैं, दारू पी जाते हैं और दूसरे लोगों को भूखा मार देते हैं। तो इन सभी के चलते एक एंटी एरेक लिकर मूवमेंट दुबागुंटा नाम के एक जो विलेज है नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में, इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर एल्डरली वुमेन्स एडल्ट एजुकेशन के ज़रिए यहाँ पर विलेज में अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके नेबरिंग विलेज में भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ती है। तो ये जो एंटी एरेक एजिटेशन होता है आंध्र प्रदेश में, वो इस तरीके का एक पहला इनिशिएटिव और इस तरीके की पहली मूवमेंट होती है, जहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत ही बड़े स्केल पर हमें देखने को मिलता है। और पूरी स्टेट में जो विमेन हैं उनको मोबिलाइज करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। उसके बाद ये पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो विमेन को सपोर्ट भी करती हैं यहाँ पर, ताकि वो लिकर पर बैन लगाने में मदद कर सकें। और ये ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और ग्रास रूट लेवल तक भी काम करती हैं, जहाँ पर कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज तक ये अपनी बातें पहुँचाती हैं, ताकि आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ग्रुप्स की वो इनके साथ अलाइन कर सकें। और इस अलाइनेशन के बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर समझें कि किस तरीके की सोशल इविल्स इन सभी लिकर के ज़रिए यहाँ पर फैल रहे हैं, और ये इस पर बैन लगाने का काम करें। क्योंकि इसे कंसिडर किया जाता है कि जब तक हम जो स्टेट की पॉलिसी है उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये जो हैबिट्स हैं लिकर से रिलेटेड वो यहाँ पर बदलने नहीं वाली। तो ये यहाँ पर नेसेसरी देखा जाता है कि स्टेट को फेवर में होना चाहिए लिकर को बैन कराने के लिए। उसके बाद अगर हम इन एजिटेशंस की इनिशियल स्टेजेस में देखें तो बहुत सारे विमेन को यहाँ पर प्रताड़ित भी किया जाता है, जहाँ पर लाठी चार्ज के द्वारा इनको पीटा जाता है और कुछ विमेन को अरेस्ट भी किया जाता है, उनको धमकियां भी दी जाती हैं विमेन एक्टिविस्ट को। लेकिन इन सभी के बावजूद जो विमेन हैं वो इन सभी हर्डल्स को ओवरकम करते हुए इस वायलेंट जो इनको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल इन्होंने जो शुरू किया था प्रिंट मीडिया के सपोर्ट के साथ, वो इसको आगे बढ़ाती हैं और ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटल सपोर्ट है वो वेरियस फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में एक एसोसिएशन भी बनाई जाती है जो कि इस मूवमेंट के यहाँ पर साथ चलती है, जिसका नाम है सारा व्याथिरेका कार्यचरण समिति। अब ये जो समिति होती है ये धरने को ऑर्गेनाइज करती है, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है, जिसका डिमांड होता है कि हम प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, लिकर शॉप जो भी उनको बंद करेंगे, और जो भी लिकर के सैशे बिक रहे हैं या जो भी बोतल बिक रही है दारू की, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें जो प्रिंट मीडिया है और बाकी तरीके के जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं, जहाँ पर प्रिंट मीडिया के ज़रिए एक लार्जली हम कह सकते हैं कि स्केल पर इसका अवेयरनेस फैलाने का काम प्रिंट मीडिया करती है, और पूरे पैन इंडिया लेवल पे ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल बन जाती है। अब बात करते हैं जन लोकपाल बिल एंटी करप्शन मूवमेंट बाय अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे को जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली में जब जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल में अन्ना हजारे बैठते हैं तो पूरा ही देश उनके साथ आ जाता है, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहता है। ये मूवमेंट चलाई जाती है उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार के खिलाफ और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, जिनका ये कहना होता है कि ये जो जन लोकपाल बिल है इसको अपोज कर रहे हैं। तो जन लोकपाल बिल जो होता है जिसे हम सिटीजन्स
ओम्बड्समैन बिल भी कहते हैं, ये एक एंटी करप्शन बिल होता है जो कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट द्वारा लाया जाता है, जिसका मतलब ये होता है ताकि हम एक जन लोकपाल को अपॉइंट करें इंडिया में, हर स्टेट में, ताकि ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए जिसका काम ये हो कि जो भी करप्शन के केसेस स्टेट्स में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, ये इसको इन्वेस्टिगेट करे और ये पता लगाए कि कौन कौन से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद ये जो इनिशिएटिव होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में फैल जाता है और फर्स्ट ऑफ अ काइंड हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मूवमेंट बढ़ती है, कुछ दशकों में एक मूवमेंट ऐसी बनती है जो कि पूरा देश इसके साथ खड़ा रहता है। और यहीं से ही हम ये देख सकते हैं कि आम आदमी की भी शुरुआत हो जाती है, आम आदमी पार्टी की भी। फिर उसके बाद निर्भया मूवमेंट 2012 की, जब ये देखा जाता है कि 2012 में कुछ 5 से 6 लोग चलती बस में निर्भया नाम की जो एक महिला है उनका गैंग रेप करती हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें पब्लिक डिस्कोर्स में आती हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग गलियों में उतर जाते हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी खबरें उड़ाई जाती हैं। उसके बाद बड़ी-बड़ी यहाँ पर ब्लैक डॉट्स लगाए जाते हैं सड़कों पे और दसियों हज़ार जो लोग हैं वो पिटीशन को साइन करते हैं ताकि इस इंसिडेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकें और लीगल एक्शंस यहाँ पर लिए जा सकें। उसके बाद इस मूवमेंट को कंसिडरेशन में लेते हुए उस समय की जो सरकार होती है वो वेरियस स्टेट्स में ये अनाउंस करती है कि हम विमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उनको लेने जा रहे हैं ताकि विमेन की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो ये है पूरी 9 तरीके की नॉन वायलेंट मूवमेंट्स जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बिना किसी ब्लडशेड, बिना किसी वायलेंस के कैसे लोगों ने एक साथ मिलकर गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ऑफ द नॉन वायलेंस और बड़ी बड़ी जो मूवमेंट थी उनको सक्सेसफुल बनाया। और ये 9 एग्जाम्पल्स उन मूवमेंट्स के हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहीं तक हमारा यूनिट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।